नमस्कार। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज इतिहास के प्रश्नों पे प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं जो पीसीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ के प्री के परीक्षा में विभिन्न प्री के एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये प्रश्न तो 20 ही हैं प्रश्न संख्या, लेकिन ये पूरे 100 के बराबर आपको साबित होंगे, क्योंकि प्रश्न साथ साथ हम उसका व्याख्या करेंगे और व्याख्या सहित रिलेट तो आपको जब मिलेगा और आप जब उसको जोड़ करके पढ़ेंगे तो एक प्रश्न में 4 आंसर और 4 जब 5 6 उसके रिलेटेड तथ्य सब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी, तो उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न और क्या शुरू हो रहा है, क्या प्रश्न है उस पर बात करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? आंसर बताइएगा। ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति, धौस, ये रहेगा। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होता है। इंद्र, इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। ठीक है, इनको वैदिक काल में, वैदिक देवताओं में इन्हें पुरोहित माना गया है। ठीक है, क्या पुरोहित माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने अथवा आहत होने पे, आहत मतलब घायल वगैरह होने पे, हो जाने पे, और सैनिकों को मारे जाने पे, ठीक है, मारे जाने के बाद किस भारतीय गढ़, एक गणराज की बात करा, किस भारतीय गणराज अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? सिकंदर के विरुद्ध, सिकंदर महान जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, वो पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है अभिसार गणराज, ग्लौसाई गणराज, कठ गणराज और मत्सक। आंसर बताइएगा। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग के मेंस परीक्षा में, जब मेंस में ऑब्जेक्टिव होता था, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए आंसर इसका डी होगा, मत्सक। ये ऐसे रिलेट करता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय एक गणराज था अश्वक। क्या? अश्वक। ठीक है, ये अश्वक की ही राजधानी, राजधानी मत्सक था। क्या? मत्सक। ठीक है, यहां की स्त्रियों ने, जब वहां पे पुरुषों को मार दिया गया, बहुत आहत हो गए, तो यहां की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध अस्त्र धारण किया, युद्ध करने लगे। ये जो कथन है यूनानी लेखकों के अनुसार है। ठीक है, यूनानी लेखकों के अनुसार इसके बारे में जानकारी मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां की ये बात हो गई। अगला प्रश्न है, संस्कृत के कवि, दो सेंटेंस दे रहा, कवि और नाटककार। ठीक है, कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आपका आंसर बताइएगा। ए बी सी डी। ए में पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, बी मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, सी कुमारगुप्त के प्रथम करमडंडा अभिलेख, और डी चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। किसमें मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पुलकेशिन, पुलकेशिन के द्वितीय अभिलेख में। ठीक है, ये पुलकेशिन का ऐहोल जो अभिलेख है, ठीक है, इसकी भाषा संस्कृत है।
इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी है। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और इसके रचनाकार, ऐहोल के रचनाकार, अभिलेख के रचना जिसने लिखा है उनका नाम है रवि कीर्ति। क्या नाम है? रवि कीर्ति। ये रवि कीर्ति है इसके रचनाकार, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय जो था बादामी का शासक था। कहां का? बादामी का शासक था। राजा या शासक, ये आपका हो गया, ठीक। अगला प्रश्न, बोरोबदूर स्तूप कहां स्थित है? ये बोरोबदूर स्तूप की बात करता है। ये पूछ रहा है कहां पे स्थित है। ऑप्शन कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। ये बोरोबदूर स्तूप की अगर हम बात करें, ठीक है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे, ठीक है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक। और ये बोरोबदूर स्तूप यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ठीक। ये इसके बारे में हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में, कहां पे? सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। प्रश्न देखिए, बताइए कि कौन था जो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। आंसर बताइए। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक भोज परमार, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार। आंसर बताइए। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए 5 का। ये अमोघवर्ष राष्ट्रकूट की बात कर रहे हैं। ये अपने पिता के सैन्य अभियानों के तहत दौरान सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। ये राष्ट्रकूट वंश का था, राजा था। कौन? अमोघवर्ष प्रथम, ठीक। इसका जन्म जो है 1800 ईस्वी के पास हुआ था, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे। कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे, वहां पे सैनिक छावनी बनाई गई थी, वहां पे इसका जन्म हुआ था। स्थान था श्री भावन नामक स्थान पर। श्री भावन नामक स्थान पे सैनिक छावनी में जन्म लिया था। इसके पिता का नाम था, पिता कौन थे? राजा गोविंद। राजा गोविंद तृतीय थे इसके पिता, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगा इससे। कौन? तृतीय, ठीक, इसके पिता थे। ये सफल अभियान करके वापस आ रहे थे तो सैनिक छावनी में इसका जन्म हुआ था। किसका? अमोघवर्ष
राष्ट्रकूट प्रथम का, ये प्रथम रहेगा, यहां पे लगा लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक सूची में दिया हुआ है आपका रचना और दूसरे में उसके लेखक हैं, ठीक है। इसको मिलाना है। बता रहा तबकाते अकबरी, तबकाते नासरी, ये आपका यहां का आ जाएगा, ठीक है। सिराजुद्दीन, ये सिराजुद्दीन यहां है, यहां से आप, ठीक। तारीख फिरोज शाही, तारीख यामिनी मिलाइए। चलिए, तबकाते अकबरी कौन लिखा था? निजामुद्दीन। 1 का 3, 1 का 3 2 है, ठीक। तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराज, इसको सिराजुद्दीन सिराज भी कहते हैं। तबकाते नासरी जो लिखा है मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक। बी का 2, बी का 2, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा यहीं से, लेकिन आगे भी मिला लेते हैं। तारीख फिरोज शाही लिखा हुआ जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, और तारीख यामिनी लिखा हुआ है अल उतबी ने। आंसर आपका ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है? किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है, ये पूछ रहा है, बताइएगा। अनारकली के मकबरे को, एतमादुल दौला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। 7 का बताइएगा आंसर, 7 क्या होगा? आंसर होगा सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा, ठीक है। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ये औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है, औरंगजेब की पत्नी थी। इसे बीबी का भी मकबरा कहा जाता है। किसका? बीबी का मकबरा, ठीक है। ये स्थापत्य कला में ताजमहल के जैसा है, इसलिए इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। स्थापत्य के स्थापत्य कला में ताजमहल के अनुसार जैसे आधारित है ताजमहल, ताजमहल पर आधारित है, इसलिए इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। हालांकि सुंदरता में उतना नहीं है कि ताजमहल को टक्कर दे सके, इतनी सुंदरता भी नहीं है। इसका निर्माण 1651 से 61 के बीच में हुआ था, 1651 से 61 के बीच में, ठीक है। और ये इसमें एक चीज और है कि इसमें यह कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में, किसके? औरंगजेब के शासनकाल में आजम शाह के निर्देशन में बना था। ये किसके? आजम शाह, ये औरंगजेब का बेटा था, इसके निर्देशन में, मतलब देख रेख में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बनवाया इसने औरंगजेब ने ही है, लेकिन इसका जो जिसकी देखरेख बना था उसका बेटा आजम शाह की देखरेख में ये मकबरा बना था, ठीक है। रबिया उद दौरानी मकबरा, जिसे द्वितीय और बीबी का मकबरा भी इसे कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उस जमा की उपाधि दी थी? किसकी? नादिर उस जमा की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? आंसर बताइएगा। नादिर उस जमा की उपाधि जहांगीर ने किसको? अबुल हसन को, फारूक बेग को, बिशनदास को, आगा रजा को। 8 का आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। अबुल हसन को दिया था, ठीक है।
जहांगीर के टाइम पे देख लेते हैं मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे था। अपनी पराकाष्ठा पे मतलब सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों में मुगल चित्रकला जहांगीर के टाइम पे था। ठीक है, इसके दरबार में अबुल हसन, फारूक बेग और बिशनदास नहीं थे, दौलत मोहर। कौन? दौलत मोहर मनोहर होगा। सॉरी, दौलत मनोहर मंसूर, ठीक है, अबुल हसन, फारूक बेग भी। ठीक है, ये चित्रकार इसके दरबार में थे, दरबारी थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये लोग किससे संबंधित है और किसके दरबार में थे। बिशनदास भी चित्रकार था, बताइए किसके दरबार में थे। इसमें देखते हैं कि अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उस जमा की उपाधि दी थी, और वहीं पे इसको मंसूर को उस्ताद मंसूर के भी नाम से जाना जाता है। मंसूर को नादिर उल अस्र की, किसकी? नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। ये मंसूर जो था पक्षी का चित्रकार हुआ था, पक्षी का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, पक्षी की चित्रकारी करता था। ठीक है, और अबुल हसन जो थे मनुष्यों का यानी मानव व्यक्ति की चित्रकार थे, व्यक्ति की चित्रकारी। ठीक, ये आपका इससे संबंधित हो गया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वैसे ही क्वेश्चन, इसमें कुछ सूफी संतों के नाम दिए हैं और पूछ रहा है कि किस सिलसिले से संबंधित थे, मिलाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किससे थे? चिश्तिया संप्रदाय। आप लोग चीज ध्यान दिया करिए, मिलाते जाइएगा। अगर नहीं आ रहा है तो ट्रिक है, आप मिलाइए। जो आपको 100% कंफर्म है उसको पहले खोज लीजिए, और अगर लगे कि उसके अलावा और वो कहीं उस विकल्प है, जैसे 1 का 3 है, 1 का 3 एक ही जगह दिया हुआ है, तो आपको आगे नहीं आ रहा है तो आप एकदम है, लेकिन ये आना चाहिए। इस क्वेश्चन में 1 का 3 अगर आप कंफर्म है, मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के तहत एक ही बार दिया हुआ है 1 का 3, आप बस आंख मूंद के लगा दी। अगर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। ये चीज सॉल्व करते हुए जरूर ध्यान दिया करिए। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी संबंधित है नक्शबंदिया से। दारा शिको थे कादरिया से, दारा शिको कादरिया से थे। बचे शेख शहाबुद्दीन, ये सुहरावर्दी से थे। आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1, ये आंसर आ गया। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी बताइएगा। किन सूफी संतों में किसको भारत का सादी कहा गया? अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, अबू तालिब कलीम को, चंद्रभान ब्राह्मण को। ठीक है, भारत का सादी किसे कहा जाता है? भारत सादी इसलिए कहा जाता है, ये उच्च कोट के गजल लिखा करते थे, पढ़ते थे। ठीक है, गजलों के कारण इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। किसे? अमीर हसन। इनको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अमीर हसन ए देहलवी। ये भी कहा जाता है, अमीर हसन ए देहलवी भी कहा जाता है। इनको भारत का सादी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया? पूछ रहा है कि नीचे नाम जो दिए गए हैं उसमें से कुतुब मीनार निर्माण में योगदान किसका नहीं रहा है? ठीक है, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत इजी सवाल है। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा क्या होगा। अब वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो शुरुआत किया था, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे पूरा हुआ था। अब दो बच्चे गयासुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक, बताइए किसने नहीं दिया था? आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं था। ठीक, इसके टाइम पे निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक, इसके टाइम पे निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, और फिरोज शाह के टाइम पे, ठीक है, चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। चौथी मंजिल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद फलस्वरूप इसने और 2 मंजिल का निर्माण करवाया। ठीक है, ये है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था, यह बताना है। दारा शिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ताजुल माली, और इसके माली की जगह पे मासी भी होता है, ताजुल मासी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी ही होगा। ताजुल माली या ताजुल मासी के समय में सॉरी ने अनुवाद किया था हितोपदेश का, किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। अकबर के समय में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस हितोपदेश को किस नाम से अनुवाद किया गया था ये देख लेते हैं। मुफर्रीह, मुफर्रीह, ठीक, उल कुलूब, कुलूब के नाम से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। के नाम से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था कौन? ताजुल माली या ताजुल मासी ने किया था, लगभग 1450 के आसपास। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? सूफियों में, सूफीवादों में, सूफियों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था, कौन सा सिलसिला, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। चिश्तिया, सूरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नक्शबंदिया। ये संगीत के विरुद्ध था, जिसका आप उदाहरण देखते हैं औरंगजेब का। औरंगजेब नक्शबंदिया संप्रदाय को मानता था, इसीलिए उसने संगीत को अपने राज दरबार में बंद किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन कौन? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। नक्शबंद द्वारा इसका स्थापना किया गया था। एक इसी संप्रदाय के थे शेख अहमद सर हिंदी,
अहमद सर हिंदी, जो ख्वाजा बकी बिल्ला के प्रमुख शिष्य थे। ये ख्वाजा बकी बिल्ला के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, बकी बिल्ला के शिष्य थे। ठीक है, बकी बिल्ला के शिष्य थे। इन्होंने मुजद्दिद, किसकी? मुजद्दिद, मुजद्दिद, ये ऐसे रहेगा, एक सेकेंड, मुजद्दिद। ठीक है, मुजद्दिद अर्थात इसका मतलब होता है इस्लाम धर्म के सुधारक। इस्लाम धर्म के सुधारक, ये मुजद्दिद का स्थापना किया, इस्लाम धर्म को सुधारने की कोशिश किया। ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने वजहत उल शुहूद, वजहत उल शुहूद, शुहूद मतलब प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवादी दर्शन इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना किया था कौन? शेख अहमद सरहिंदी ने किया था, इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, यह सिलसिला समा, जिसकी हम बात करें संगीत, संगीत को क्या समा भी कहा जाता है। समा का विरोधी था, यानी संगीत का विरोधी था। संगीत अपने उसमें नहीं माने। और सूफियों में सबसे कट्टरवादी सिलसिला इसी को कहा जाता है, सबसे कट्टरवादी। सबसे कट्टरवादी सिलसिला, संप्रदाय। ठीक, कौन? नक्शबंदिया संप्रदाय। ठीक है, और औरंगजेब इसी का अनुयायी था और इसीलिए उसने संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न, हाँ एक चीज इसमें और बच रहा है कि इसी सिलसिले ने शेख अहमद से माध्यम से अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया गया था। ठीक है, ये चीज याद है, अकबर के नीतियों का विरोध किया गया था। अकबर के नीतियों का विरोध इसी सिलसिले ने किया था। ठीक, ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है। राइटर और बुक्स के नाम दिए हुए हैं, विलियम वेडर्न द ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, महात्मा गांधी ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। आंसर आप लोग बताइए। आंसर इसका सही होगा सी, राम मनोहर लोहिया ने दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक बुक लिखा है। ठीक है, और ये आपका गलत है। द ग्रेट डिवाइड ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के आधार पे लिखा गया है, किसके द्वारा? एच.बी. हैडसन द्वारा। एच.बी. हडसन द्वारा, हार्डसन, ये। ठीक है, और हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा है और ग्लिम्सेस ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका, और इसका ऑप्शन क्या है? सही है सी, राम मनोहर लोहिया का।
अगला है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पूछ रहा है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट एक बनाई गई थी, किसके द्वारा लिखा गया था? W.S. लीमैन, आउटरम, बिशप हैबर, उपरयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा, आंसर बताइए। इसका आंसर होगा W.S. लीमैन। ठीक है, W.S. लीमैन ये ब्रिटिश प्रशासक थे। क्या थे? ब्रिटिश प्रशासक थे। और ठगी प्रथा में को खत्म करने के लिए समाप्त करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। योगदान लिख दे सकते हैं, छोटा हो जाएगा। योगदान इनका रहा। ठीक, और इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था ये रिपोर्ट। दो भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? पंजाब को जब भारत में विलय कर लिया गया, ठीक है, उस समय एक 3 लोगों के परिषद बनाया गया था जो पंजाब पे शासन करेंगे और उसका मैनेजमेंट संभालेंगे। और उसी में पूछा जो बनाई गई थी उसमें से कौन इसमें नहीं है, ये पूछ रहा है। ये प्रश्न हो सकता है कि आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए। आंसर इसका 16 का ये हो जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर ये हो जाएगा। H.M. इलियट इसमें नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? इस परिषद के अध्यक्ष थे। बाकी जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मॉन्सेर ये इसके मेंबर थे, सदस्य थे। ठीक, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के टाइम, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय, ठीक है, उसके बाद ये टाइम पीरियड 1848 से, और डेट 18 अप्रैल, सीधा सीधा ईयर डेट देख लेते हैं, 1849 मार्च, ये मार्च था और ये अप्रैल में था, इसके बीच में हुआ था। और इसमें सिख जब हार जाते हैं तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाता है। उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति का कार्यक्रम चला रखा। डलहौजी हड़प नीति का कार्यक्रम चल रहा था, उसी के अधिकार में इसने युद्ध के माध्यम से इसको अपने राज्य मिला लिया। और यहाँ का प्रशासन और देखभाल करने के लिए 3 लोगों की अधिकार में एक परिषद का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन मॉन्सेल इसके सदस्य हुए। ठीक है, ये चीज हुआ। आप लोग चीज ये बताइएगा, यहाँ पे एक चीज और नोट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 11 दिसंबर 1845 से
9 मार्च 1846 ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है? आंसर वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली बेंडिक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसमें तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस प्लस टीपू के बीच हुआ था। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जिसमें टीपू ने अपने आधे से आधे राज्य के आधे भाग अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, ये चीजें तृतीय मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय 1780 से 84। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। फिर टीपू युद्ध की नेतृत्व करने लगता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये तो है ही है 1790 से 92। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं 1799 में, और टीपू मारा जाता है और ब्रिटिशों का अधिकार पूरी तरह से बन जाता है। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? ये आंसर बताइएगा। पत्रिका के बारे में पूछ रहा है। कौमी आवाज पत्र का आरंभ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खलीकुज्जमान। कौमी आवाज पत्र का आरंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये इनके साथ और एक लोग थे, उनका नाम है रफी अहमद किदवई। अहमद किदवई। दो लोगों ने कौमी आवाज पत्रिका का संपादन किया था। उर्दू में प्रथम आया था और ये 1945 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था और 1997 में बंद हो गया था। ठीक है, 1997 में बंद हो गया था। कहां से प्रकाशित होता था? लखनऊ। लखनऊ से प्रकाशित होता था। ठीक है, ये इतना 1 2 3 4 5 पॉइंट देखिए 200 के 100 से प्लस के बराबर होगा 20 क्वेश्चन आपका। गदर पार्टी का पत्र क्या था? नीचे दिया हुआ है, तब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसी है, एक मासिक पत्र था गदर पार्टी, या एक पाक्षिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था, या फिर एक दैनिक पत्र था? क्या था गदर पार्टी का पत्र? क्वेश्चन नंबर 19, गदर पार्टी का पत्र एक साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में निकलता था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना, ठीक, सोहन सिंह भाकना थे, भाकना भी लिख दें। ओके,
सोहन सिंह भाकना, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो स्थित है। ठीक है, ये जो पत्र था मासिक पत्र, ये 1913 में ही प्रथम अंक उर्दू में, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद ये अन्य कई भाषाओं में, जिसमें अंग्रेजी, ठीक है, पंजाबी, और पश्तो में भी प्रकाशित हुआ था, और पहला अंक उर्दू में 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न होगा ये, दिया हुआ कि सख्त के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है, किस आंदोलन से संबद्ध है, ये पूछ रहा है। ठीक है, और जितने आंदोलन हैं लगभग आप देख रहे होंगे गांधी जी से संबंधित है, लेकिन ये किस आंदोलन से संबंधित था, ये है असहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी यात्रा, दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा मूवमेंट, ठीक है, और या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, गांधी वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका आंसर होगा बी, गांधी की दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इसको कह सकता है। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जब दांडी के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं पर दांडी में पत्रकारों को, देशी विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह स्टेटमेंट दिया था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यानी कि शक्ति के विरुद्ध, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास पावर है, शक्ति है, वो पावरफुल हैं, और उसमें जो मेरे अधिकार, मैं अधिकार की लड़ाई कर रहा हूं, उस अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सिंपैथी की बात करते हैं, वो चाहता हूं, इसकी ये बात करते हैं, और ये स्टेटमेंट इन्होंने इस टाइम पे दिया था। ये हमारा आज का 20 प्रश्न पूरा हुआ। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि ये कुछ और लोगों तक पास पहुंचे, और हमें भी अच्छा लगेगा जितना से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग करेंगे। आज के लिए यही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।